नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं लक्ष्मीकांत शर्मा आज की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की इस कक्षा में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12 के लिए एनसीईआरटी पाठ्यक्रम द्वारा निर्धारित पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 से लेखक असगर वजाहत और उनके द्वारा लिखी गई 4 लघु कहानियाँ, जिनके शीर्षक हैं, एक है शेर, दूसरी पहचान, तीसरी चार हाथ और चौथी साझा। इनकी क्या विषय वस्तु है, क्या इनका कथ्य है, इसको जाने उससे पहले एक बार लेखक असगर वजाहत का संक्षिप्त परिचय हम जान लें। तो शुरू करते हैं आज की अपनी एक कक्षा। असगर वजाहत, जैसा कि इनके बारे में दे रखा है, असगर वजाहत का जन्म सन 1946 ईस्वी को हुआ माना जाता है। असगर वजाहत का जन्म फतेहपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा फतेहपुर में हुई तथा विश्वविद्यालय स्तर की पढ़ाई उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय से की। सन 1955-56 से ही असगर वजाहत ने लेखन का कार्य प्रारंभ कर दिया था। लगभग 10-11 वर्ष की उम्र में इन्होंने लेखन का कार्य शुरू किया। प्रारंभ में उन्होंने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में लेखन का कार्य किया और बाद में वे दिल्ली के जामिया मिल्लिया विश्वविद्यालय में अध्यापन के कार्य करने लगे। वजाहत ने कहानी, उपन्यास, नाटक तथा लघुकथा तो लिखी ही है, साथ ही उन्होंने फिल्मों और धारावाहिकों के लिए पटकथा लेखन का काम भी किया। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो रचनाएं हैं दिल्ली पहुंचना है, स्विमिंग पूल और सब कहाँ कुछ, आधी बानी, मैं हिंदू हूँ, ये सभी कहानी संग्रह हैं। फिरंगी लौट आए, इन्ना की आवाज़, वीर गति समिधा, जिस लाहौर, नई देव्या तथा अकी, ये सभी इनके नाटक हैं। सबसे सस्ता गोश्त नुक्कड़ नाटकों में आता है और रात जागने वाले, पहर दोपहर तथा सात आसमान, कैसी आग लगाई, ये इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। असगर वजाहत की भाषा में गांधीर्य, सबल भावाभिव्यक्ति एवं व्यंग्यात्मकता है तथा मुहावरों एवं तद्भव शब्दों के प्रयोग से उसमें सहजता एवं सादगी आ गई है। असगर वजाहत ने गजल की कहानी, वृत्त चित्र का निर्देशन किया तथा बूंद बूंद धारावाहिक का लेखन भी इन्होंने किया। तो यहाँ पर इनकी जो रचना दी गई है वो दी गई है शेर, पहचान, चार हाथ और साझा, जो कि लघु कहानियाँ हैं। इसके माध्यम से लेखक ने अपनी बात स्पष्ट की है। तो ये सभी व्यंग्यात्मक हैं। जैसा कि हम सबसे पहले बात करें दोस्तों, एक बार मैं अपने हिसाब से आपको ये स्पष्ट करने का प्रयास करता हूँ ताकि आपके दिमाग में कुछ विषय वस्तु व्यवस्थित हो सके। तो जो पहली कहानी दी गई है यहाँ पर शेर शीर्षक से, तो शेर कहानी में शेर व्यवस्था का प्रतीक है। कोई व्यक्ति ढर्रे से हटकर चलता है, बनी बनाई जो परिपाटी है उससे हट करके जब वो कुछ काम करता है तभी वह कुछ नया परिवर्तन लाने की आशा कर सकता है। व्यवस्था के ढर्रे से अलग चलने वालों को विरोध और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस कहानी के मूल कथ्य की बात कर रहा हूँ, शेर कहानी के, किंतु वह दूसरों में एक जागृति तो ला ही देता है। प्रस्तुत कहानी में लेखक कहता है कि मैं तो शहर के आदमियों से डरकर जंगल की ओर भाग गया था। मैंने वहां बरगद के पेड़ के नीचे शेर को बैठे हुए देखा। मैंने देखा कि जंगल के जानवर आ आकर शेर के मुंह में घुसते जा रहे हैं। कहानी बहुत रोचक है, व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई। एक दिन एक गधे को शेर के मुंह की ओर जाते देखकर उससे इसका कारण पूछा तो गधे ने बताया कि वहां घास का मैदान है
और उसमें मुझे घास मिलती है और मिलती रहेगी। शेर के मुंह की ओर जाती हुई लोमड़ी ने बताया कि शेर के मुंह में रोजगार का दफ्तर है जहां नौकरी मिलेगी। उल्लू ने बताया कि शेर के मुंह में स्वर्ग है, और ऐसा बोलकर के वो भी उसके मुंह में चला जाता है। कुत्तों का एक जुलूस शेर के मुंह की ओर जा रहा था, लेकिन उनको रोकने का प्रयास करना व्यर्थ प्रयास रहा। वो भी शेर के मुंह में चले गए। लेखक कहता है कि कुछ दिन बाद मुझे सुनने में लगा कि शेर अहिंसा और सह अस्तित्ववाद का बड़ा समर्थक है, अहिंसावादी है। एक दिन लेखक शेर के पास गया। बाहर उसका स्टाफ ऑफिस का काम निपटा रहा था। पूछने पर बताया गया कि शेर के पेट में रोजगार का दफ्तर है। विश्वास इसका प्रमाण है। यदि आप मांगे कि ऐसा हो सकता है, इसका क्या प्रमाण है, तो बाहर बताया गया कि विश्वास करना बस सिर्फ यही प्रामाणिकता है और इसके अलावा कुछ विशेष नहीं है। बाहर का दफ्तर तो मिथ्या है, झूठा है। लेखक ने कहा कि तुम लोग मुझे उल्लू नहीं बना सकते। शेर के मुंह और दफ्तर का अंतर मानने के कारण मैं उसके मुंह में नहीं जाऊंगा। इस कहानी को बड़े रोचक ढंग से प्रस्तुत कहानी में पाठ में दर्शाया गया है, जिसको हम कहानी के दौरान पढ़ेंगे। तो दूसरी जो दी गई है इसकी कहानी पहचान कहानी में इसकी कथ्य है कि राजा ने सबको आंखें बंद करने का आदेश दिया। एक राजा था, उसके नगर में सभी लोग उसका आदेश मानते थे, और राजा ने एक दिन आदेश दिया कि सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें ताकि उन्हें शांति मिले। आज्ञा का पालन किया गया। आंखें बंद रख करके काम करने से काम अधिक तथा अच्छा हो रहा था, क्योंकि कोई देखने वाला तो था नहीं। ये भी एक व्यंग्य ही है और आप इसको भी देख सकते हैं। कहानी के दौरान हम इसको विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। कानों में शीशा डालकर रहने के आदेश का पालन किया गया। कानों में पिघला हुआ शीशा डालने का मतलब था बहरा, यानी अंधे और बहरे बनकर के शासन का समर्थन करो। तो इस प्रकार के आदेशों की पालना करने पर उत्पादन में वृद्धि हुई। राजा के आदेशों से लोगों ने सस्ती दरों पर होठ छिलवा लिए। होठ छिलवाना मतलब कोई कुछ भी अत्याचार करे, कुछ भी आपका अहित करे, उसके खिलाफ आप आवाज नहीं उठा सकते। तो यानी अंधे बनो, बहरे बनो और गूंगे भी साथ में आपको बनना है। किंतु उन्हें खाने में बाधा महसूस हुई और इसी तरह की और भी कई चीजें करवाने के आदेश मिलते रहे। इससे राजा की तो प्रगति हुई। एक दिन खैराती, रामू और इन सब की मिलकर के आंखें खोलकर देखा कि आखिर हो क्या रहा है। क्यों ना एक बार हम आंखें खोलकर देख तो लें। आंखें बंद किए काफी समय हो गया है। आंखें खोलकर देखा कि राज तो स्वर्ग हो गया होगा। उन्होंने अपने सामने राजा को ही पाया, जिसमें सिर्फ राजा की ही समृद्धि थी, बाकी किसी को कुछ भी नहीं मिला। तो तीसरी कहानी दे रखी है चार हाथ। अब चार हाथ कहानी की विषय वस्तु क्या है? इसमें एक मिल मालिक के दिमाग में एक अजीब ख्याल आता है कि जैसे संसार सारा एक दिन मिल हो जाएगा और सारे लोग मजदूर हो जाएंगे, मिल में आदमी भी बनने लगेंगे।
और मजदूरी भी नहीं खर्च करनी पड़ेगी। इस प्रकार का उसके दिमाग में ख्याल आता है कि मजदूरों के खर्च उसके दिमाग में ख्याल आता है कि इन सभी मजदूरों के 4 हाथ हो तो काम तेजी से होगा। और उसने 4 हाथ लगाने के लिए मोटी तनख्वाह पर वैज्ञानिक रख लिए, पर वे ऐसा नहीं कर पाए। परिणाम स्वरूप उसने वैज्ञानिकों को हटा दिया। मालिक ने कटे हुए हाथ मंगवाकर लगवाने चाहे, पर ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि एक बार कटने के बाद दोबारा हाथ थोड़ी लग सकते हैं। लकड़ी के हाथों से काम नहीं हो सकता था, लग भी जाए तो वो हाथ काम नहीं करेंगे। तब उसने लोहे के हाथ लगवा लिए। इससे मजदूर मर गए, अर्थात मशीनें आ गई, और मशीनें आने के कारण मजदूरों का जो काम है वो कम हो गया और मजदूर मर गए। मजदूर मरने का यहाँ पर सिर्फ यही प्रतीक दिया गया है इस कहानी में, 4 हाथ की मशीन 10 आदमियों का काम एक मशीन कर लेती है, तो इससे लोगों का रोजगार छिन गया। मालिक ने मजदूरी आदि कर दुगने मजदूर नौकर पर रख लिए। तो चौथी कहानी जो दे रखी है साझा शीर्षक से, इसकी यदि बात करें तो किसान खेती की बारीकियां जानता था। एक किसान था, खेती में क्या क्या उपकरण काम आते हैं, किस प्रकार के खर्चे आते हैं, इन सबसे परिचित था, किंतु डरा दिए जाने के कारण वह अकेला खेती नहीं कर पा रहा था। पहले वह शेर, चीते और मगरमच्छ के साथ साझे में खेती कर चुका था। यहाँ पर देखेंगे शेर, चीते और मगरमच्छ के साथ, यानी धोखेबाज लोगों के साथ वो खेती कर चुका था, जिन्होंने उसका खूब शोषण किया, उसको लूटा, उसका खून पिया। किसान ने हाथी से कहा कि मेरा साझे में गुजारा नहीं होता और मैं अकेला ही खेती कर नहीं सकता, इसलिए अब मैं खेती करूंगा ही नहीं। तो हाथी ने कहा कि मेरे साथ साझे में खेती करने से छोटे छोटे जानवर खेती को नुकसान नहीं कर पहुंचा पाएंगे और तुम्हें ऐसा करने से काफ़ी लाभ होगा, तो तुम मेरे साझे में मिलकर के मेरे साथ खेती करो। किसान ने हाथी से मिलकर के गन्ना बोया। हाथी ने डुग्गी पीट कर सबको बता दिया कि गन्ने में मेरा साझा है, तो कोई भी उस गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचाने की सोचे भी नहीं। इसलिए कोई खेत को नुकसान नहीं पहुंचाए। किसान फसल की सेवा करता रहा, उसको पालता रहा, पोसता रहा, सींचता रहा। फसल तैयार होने पर उसने हाथी को बुलाया और आधी आधी बांटने के लिए कहा कि अब फसल लगभग तैयार है, तो दोनों मित्र मिलकर के अब अपनी फसल का बंटवारा कर लेते हैं। हाथी ने कहा कि हम दोनों ने मिलकर खेती की, इसलिए मिलकर ही गन्ने खाएं। पहले खाने का स्वाद ले लिया जाए। जब हम साझेदार हैं तो क्यों ना इस खेती को, पहले गन्ने को खाया जाए। हाथी ने एक गन्ने का एक सिरा अपने मुंह में दिया, दूसरा सिरा आदमी के मुंह में पकड़ा, तो वह हाथी की ओर खींचने लगा, क्योंकि हाथी की ताकत ज़्यादा थी। इस तरह दोनों में साझे की खेती बट गई कि सारी सारी हाथी के हिस्से में आ जाती है। तो इस प्रकार की जो ये व्यवस्थाएं हैं, इनको लेकर के ये छोटी छोटी लघु कहानियाँ एक व्यंग्य के रूप में यहाँ पर कही गई हैं। तो अब शुरू करते हैं अपनी पहली कहानी। जैसा कि यहाँ पर आप इन कहानियों की विषय वस्तु को पाठ के आधार पर भी एक बार देख सकते हैं कि पहचान में राजा को बहरी, गूंगी और अंधी प्रजा पसंद आती है, जो बिना कुछ बोले, बिना कुछ सुने और बिना कुछ देखे ही उसकी आज्ञा का पालन करती रहे। यदि उसके राज्य में ऐसी प्रजा होगी तो उसको ज़्यादा पसंद आएगी। कहानीकार ने इसी यथार्थ की पहचान कराई है। भूमंडलीकरण और उदारीकरण के दौर में इन्हें प्रगति और उत्पादन से जोड़कर संगत और जरूरी भी ठहराया जा रहा है।
इस छद्म प्रगति और विकास के बहाने राजा उत्पादन के सभी साधनों पर अपनी पकड़ मजबूत करता जाता है, लेकिन जनता है कि उनको समझ ही नहीं पाती है। वह जनता को एकजुट होने से रोकता है और उन्हें भुलावे में रखता है। यही उसकी सफलता का राज है। चार हाथों की यदि बात करें तो पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को उजागर करती है ये कहानी। पूंजीपति लोग भांति भांति के उपाय करके मजदूरों को पंगु बनाने का प्रयास करते हैं। वे उनके अहम और अस्तित्व को छिन्न भिन्न करने के नए नए तरीके ढूंढते हैं और अंततः उनकी अस्मिता ही समाप्त कर देते हैं, उनकी पहचान ही खो देते हैं। मजदूर विरोध करने की स्थिति में नहीं है। वे मिलकर के कल पुर्जे बन गए हैं, वो मिलके कल पुर्जे बन गए हैं और लाचारी में आधी मजदूरी पर भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मजदूरों की यह लाचारी शोषण पर आधारित व्यवस्था का पर्दाफाश करती है। तो चौथी कहानी उद्योग जो दी गई, साझा जो दी गई है, इसमें उद्योगों पर कब्जा जमाने के बाद पूंजीपतियों की नज़र किसानों की जमीन और उत्पादन पर जमी है। गांव का प्रभुत्वशाली वर्ग भी इसमें शामिल है। वह किसान को साझा खेती करने का झांसा देता है, जो कि हाथी उसका प्रतीक है, और उसकी सारी फसल हड़प लेता है। किसान को पता भी नहीं चलता और उसकी सारी कमाई भी हाथी के पेट में चली जाती है। यह हाथी और कोई नहीं बल्कि समाज का धनाढ्य और प्रभुत्वशाली वर्ग है, जो किसान को धोखे में डालकर उसकी सारी मेहनत गड़ब कर जाता है। यह कहानी आज़ादी के बाद किसानों की बदहाली का वर्णन करते हुए उसके कारणों पर की भी पड़ताल करती है। क्या ऐसे कारण रहे होंगे जिनके कारण ये व्यवस्थाएं पनपी। तो अब देख, सबसे पहले जो कहानी दी गई है शेर शीर्षक से, तो लेखक कहता है कि मैं तो शेर से या आदमियों से डरकर जंगल इसलिए भागा था कि मेरे सिर पर सींग निकल रहे थे और डर था कि किसी न किसी दिन कसाई की नज़र मुझ पर ज़रूर पड़ जाएगी। जंगल में मेरा पहला ही दिन था जब मैंने बरगद के पेड़ के नीचे एक शेर को बैठे हुए देखा। शेर का मुंह खुला हुआ था। शेर का खुला मुंह देख करके मेरा जो हाल होना था वही हुआ, अर्थात शेर के खुले हुए मुंह को देख करके मैं खूब भयभीत हो गया। और क्या हुआ, डर के मारे एक झाड़ी के पीछे जाकर के छिप गया। छिपने का कारण था कि लेखक उस सारी स्थिति को भांपना चाहता था कि यहाँ क्या हो रहा है। मैंने देखा कि झाड़ी की ओट में भी गजब की चीज है। अगर झाड़ियां न हो तो शेर का मुंह ही मुंह, अगर झाड़ियां नहीं हो तो शेर का मुंह ही मुंह हो, और फिर उससे बच पाना बहुत कठिन हो जाएगा। कुछ देर के बाद मैंने देखा कि जंगल के छोटे छोटे जानवर एक लाइन से चले आ रहे हैं और शेर के मुंह में घुसते चले जा रहे हैं। शेर बिना हिले डुले, बिना चबाए जानवरों को गटकता जा रहा है। यह दृश्य देखकर मैं बेहोश होते होते बचा। जैसा कि इस चित्र में भी आप देख सकते हैं, शेर बैठा हुआ है, इसका मुंह खुला है और जानवर एक एक करके शेर के मुंह की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये सभी जो जानवर हैं जो शेर के मुंह में जा रहे हैं, आमजन के प्रतीक हैं, जिनको ऐसा झांसा दिया जाता है और वो उनको सच मान करके उसके पीछे चल पड़ते हैं। अगले दिन मैंने एक गधा देखा जो लंगड़ाता हुआ शेर के मुंह की तरफ चला जा रहा था। उसकी सामर्थ्य नहीं थी, लेकिन फिर भी वो शेर के मुंह की ओर बढ़ता जा रहा था। मुझे उसकी बेवकूफ़ी पर सख्त गुस्सा आया।
कि बहुत बड़ा मूर्ख है, शेर के मुंह में जानबूझकर जा रहा है, ये जानते हुए भी कि शेर उसको खा जाएगा। और मैं उसे समझाने के लिए झाड़ी से निकलकर उसके सामने आया कि हो सकता है कि इसको पता नहीं हो, तो मैं अपनी बुद्धि के बल से इस निरीह जानवर को बचा सकता हूं। मैंने उससे पूछा, तुम शेर के मुंह में अपनी इच्छा से क्यों जा रहे हो? लेखक ने उस गधे से क्या पूछा कि तुम शेर के मुंह में अपनी इच्छा से क्यों जा रहे हो? तो गधा इसका बड़ा ही सहज भाव से उत्तर देता है, कहता है, वहां हरी घास का एक बहुत बड़ा मैदान है। कहाँ? शेर के मुंह में। तो गधे ने कारण क्या बताया शेर के मुंह में जाने का, कि मैं वहां इसलिए जा रहा हूं क्योंकि शेर के मुंह में हरी हरी घास का एक बहुत बड़ा मैदान है, मैं वहां बहुत आराम से रहूंगा और खाने के लिए खूब मुझे घास मिलेगी, अर्थात मुझे हर प्रकार की सुविधा जो मेरी आवश्यकता है, मैं अपनी आवश्यकताओं को पूरा करूंगा। मैंने कहा, वह शेर का मुंह है कि वो कोई घास का मैदान नहीं है, कोई बगीचा नहीं है, कोई जंगल का बगीचा नहीं है, शेर का मुंह है वो। तो गधे ने क्या जवाब दिया देखिए। वह गधा कहने लगा कि गधे, वह शेर का मुंह जरूर है, पर वहां हरी घास का मैदान भी है। उसने गधा किसको कहा? उल्टा शेर, लेखक को। उसने कहा, गधे, वह शेर का मुंह जरूर है कि वो दिखने में जरूर खतरनाक है, लेकिन वो ऐसा है नहीं, क्योंकि वहां पर हमारी आवश्यकताओं को पूरे करने वाली सारी सुविधाएं मौजूद हैं। और इतना कहकर के वह शेर के मुंह के अंदर चला जाता है। फिर मुझे एक लोमड़ी मिली। लोमड़ी जो कि एक चतुर जानवर होता है, लेकिन चतुर जानवर भी उस शेर के झांसे में आ रहा है। मैंने उससे पूछा, तुम शेर के मुंह में क्यों जा रही हो? तो लोमड़ी ने जवाब दिया कि शेर के मुंह के अंदर रोजगार का दफ्तर है, रोजगार कार्यालय है, वहां जाकर के एप्लीकेशन वगैरह दूंगी, दरख्वास्त दूंगी और मुझे नौकरी मिल जाएगी, इसलिए मैं नौकरी की तलाश में शेर के मुंह में जा रही हूँ, अर्थात कार्यालय में जा रही हूँ। मैंने पूछा, तुम्हें किसने बताया कि शेर के मुंह में दफ्तर है? तो लोमड़ी ने कहा, शेर ने। और ऐसा बोल करके वो भी शेर के मुंह के अंदर चली जाती है। फिर एक उल्लू आता हुआ दिखाई दिया और मैंने उल्लू से भी वही सवाल किया कि तुम शेर के मुंह में क्यों जा रहे हो? उल्लू ने जवाब दिया कि शेर के मुंह के अंदर स्वर्ग है और मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं। उल्लू से भी जब पूछा गया कि भाई तेरे को किसने कहा कि इसके मुंह के अंदर स्वर्ग है, कि स्वयं शेर ने कहा है मुझसे कि अंदर आओ और स्वर्ग का सुख भोगो। साथ ही जो बाहर उसके कर्मचारी थे, स्टाफ के जो लोग थे, वो बाकी जानवरों को भ्रमित करने का काम कर रहे थे। मैंने कहा, नहीं, यह कैसे हो सकता है? शेर के मुंह में स्वर्ग कैसे हो सकता है? उल्लू बोला, नहीं, यह सच है और यही निर्वाण का एकमात्र रास्ता भी है। निर्वाण का अर्थ होता है मोक्ष, और मुक्ति पाने का सबसे उत्तम तरीका यही है, एक उपाय मात्र यही है। और ऐसा कहकर के उल्लू भी शेर के मुंह के अंदर प्रवेश कर जाता है। अगले दिन मैंने कुत्तों के एक बहुत बड़े जुलूस को देखा, जो कभी हंसते थे, कभी गाते थे और कभी विरोध में चीखते थे, चिल्लाते थे। उनकी बड़ी बड़ी लाल जीभें निकली हुई थी, पर सब दुम दबाए हुए थे, पूंछ सबकी नीची थी। कुत्तों का यह जुलूस शेर के मुंह की तरफ बढ़ रहा था।
लेखक कहता है कि मैंने चीख कर उन कुत्तों को रोकना चाहा, पर वे नहीं रुके क्योंकि वो कुत्ते किसी की सुन ही नहीं रहे थे और उन्होंने मेरी बात अनसुनी कर दी। बिना सोचे वे भी आगे शेर के मुंह की ओर बढ़ जाते हैं और सीधे शेर के मुंह में चले गए। कुछ दिनों के बाद मैंने सुना कि शेर अहिंसा और सह अस्तित्ववाद का बड़ा जबरदस्त समर्थक है, इसलिए जंगली जानवरों का शिकार नहीं करता। तो मैं सोचने लगा कि शायद शेर के पेट में सारी चीजें हैं जिसके लिए लोग वहां जाते हैं। तो मैं भी एक दिन शेर के पास गया। शेर आंखें बंद किए पड़ा था। उसका स्टाफ ऑफिस का काम निपटा रहा था। मैंने वहां पूछा, क्या यह सच है कि शेर साहब के पेट के अंदर रोजगार का दफ्तर है? तो बताया गया कि ये बिल्कुल सच है, 16 आने सच है। मैंने पूछा कैसे? तो बताया गया कि सब ऐसा ही मानते हैं, देखा किसी ने नहीं है, लेकिन ऐसी धारणा है कि शेर के मुंह के अंदर रोजगार का दफ्तर है और जो कोई भी रोजगार की या नौकरी की चाह रखने वाला है, यदि वो अंदर जाकर दरख्वास्त देता है तो उसको नौकरी पर रख लिया जाता है। ये सिर्फ एक धारणा बनी हुई है कि सब लोग ऐसा मानते हैं, सिर्फ ये एक प्रचलित विश्वास मात्र है। मैंने पूछा क्यों, क्या प्रमाण पत्र है, इस बात की क्या जिम्मेदारी है, क्या गारंटी है कि अंतर रोजगार का ऑफिस होगा? कुछ ना कुछ तो ऐसा साक्ष्य होना चाहिए जो आपकी इस बात को पुष्टि करता हो कि अंदर रोजगार का कार्यालय है। लेखक के ऐसा कहने पर बताया गया कि प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण है विश्वास। आप तथ्य की खोज करना चाहते हैं तो तथ्य से सबूत को छोड़िए, तथ्य को छोड़िए। विश्वास ही इसका सबसे बड़ा सबूत है। यदि आप नौकरी की चाह रखते हैं तो जो बातें आपको बताई जा रही हैं उन बातों पर आपको विश्वास करना होगा, इसलिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। मैंने कहा, और यह बाहर जो रोजगार दफ्तर है, जो बाहर लगा रखा है रोजगार कार्यालय के नाम से जो ऑफिस खोल रखा है, वो तो बताते हैं कि ये तो मिथ्या है, ये झूठा है, ये भ्रम है, ये रोजगार का कार्यालय नहीं है। असली रोजगार का कार्यालय तो शेर के मुंह के अंदर है। मैंने कहा, तुम लोग मुझे उल्लू नहीं बना सकते। वह शेर का मुंह है और शेर के मुंह और रोजगार के दफ्तर का अंतर मुझे भली भांति मालूम है। मैं इसमें नहीं जाऊंगा। और मेरे ये कहते ही गौतम बुद्ध की मुद्रा में बैठा शेर दहाड़ कर खड़ा हो गया। जो अभी अहिंसा और उदारवाद का प्रतीक बना हुआ था, वो दहाड़ कर खड़ा होता है और मेरी तरफ झपट पड़ता है। क्यों झपटता है? क्योंकि शायद जो कि व्यवस्था का प्रतीक है, यदि व्यवस्था की पोल खोलने वाले व्यक्ति का पता चल जाए तो व्यवस्था सबसे पहले उस आदमी का अस्तित्व खत्म करने की कोशिश करती है। जैसा कि शेर के कार्यालय की वास्तविकता सामने आने पर लेखक ने जब इसकी पर्दाफाश करने की सोचता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तो शेर उसको खाने के लिए उस पर झपटता है। यही हाल सरकारी तंत्र में आप देख सकते हैं और इन्हीं सबको लेकर के ये एक सुंदर व्यंग्य लेखक ने प्रस्तुत किया था। तो अभी प्रस्तुत कहानी में एक लाइन आपके सामने आती है, इस पर आपने गौर भी किया होगा कि प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण है विश्वास। कैसे? स्पष्ट कीजिए। तो जब लेखक ने पूछा कि यदि शेर के मुंह के अंदर रोजगार का दफ्तर है, इसका प्रमाण क्या है, तो शेर के पास उसके जो कार्यकर्ता थे, कर्मचारी थे, उन्होंने बताया कि प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण है विश्वास। यद्यपि शेर हिंसक होता है, आप इस पर गौर करेंगे, शेर हिंसक होता है, हिंसा उसका कर्म है, हिंसा को वो नहीं त्याग सकता और उसके मुंह में जाने वाला कोई भी जीवित नहीं रह सकता है,
फिर भी जीवों को विश्वास दिलाया गया था कि मुंह के अंदर जाकर ही हरी घास का मैदान, रोजगार का दफ्तर या स्वर्ग मिलेगा। इसलिए जंगल के अनेक जीव अपनी इच्छा से अंदर चले जा रहे थे। प्रमाण तो सामने दिखाई दे जाया करता है, क्योंकि यदि लिखित साक्ष्य कुछ होगा तो वो दिखाना पड़ेगा, और विश्वास ऐसी चीज होती है जो दिखाई नहीं देती है। विश्वास तो मानने की चीज होती है। विश्वास करने वाला तो आगे चलकर ही वास्तविकता से अवगत हो पाता है। जब तक स्थिति से रूबरू नहीं होंगे तब तक वो उस स्थिति को नहीं भांप पाता है। और आज का सत्ताधारी वर्ग भी लोगों को विश्वास दिलाकर उनका शोषण करता जा रहा है। इसलिए यहाँ पर ये बात कही गई है। दूसरी हम कहानी की बात करते हैं, पहचान। तो पहचान कहानी की बात करते हैं और देखते हैं। राजा ने हुक्म दिया कि उसके राज्य में सब लोग अपनी आंखें बंद रखेंगे। ताकि उन्हें शांति मिलती रहे। और लोगों ने ऐसा ही किया, क्योंकि राजा की आज्ञा मानना जनता के लिए अनिवार्य है। वो राजा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती। यहाँ पर यदि हम भी लें कि राजा ने ये इच्छा व्यक्त की, हुक्म दिया, आदेश दिया कि उसके लोग में सभी लोग आंखें बंद रखेंगे, तो शासन करने वालों की सभी की ये इच्छा रहती है कि वे अपना और अपने लोगों का अधिकाधिक हित करें। लेकिन जनता के खिलाफ होने का डर उन्हीं सत्ताधारियों को सताता है। और यदि जनता राज्य की ओर से आंखें बंद कर ले तब तो राज्य करने वाले मनमानी करेंगे, जैसा कि यहाँ होता भी है। जनता आंखें बंद किए किए सारा काम करती थी, लेकिन आंखें नहीं खोल सकती थी वो राजा क्या कर रहा है, उसके काम को देख नहीं पा रही थी। और आश्चर्य की बात यह है कि काम पहले की तुलना में बहुत अधिक और अच्छा हो रहा था, क्योंकि अब कोई देखने वाला ही नहीं था। जैसा चाहें कर सकते हैं। फिर कुछ समय बाद हुक्म निकाला गया कि लोग अपने अपने कानों में पिघला हुआ शीशा डलवा लें, क्योंकि सुनना जीवित रहने के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है। जीवन के लिए तो सांसें जरूरी होती हैं, सुनना कोई जरूरी नहीं होता। इसलिए अपने अपने कानों में पिघला हुआ शीशा डलवा लें, अर्थात बहरे हो जाओ। कोई कुछ भी कहे उसकी बात आपके दिमाग तक पहुंचेगी ही नहीं। और यदि बात आपके दिमाग तक पहुंचेगी नहीं तो आप उसका विरोध नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जीवित रहने के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप सुने। लोगों ने ऐसा ही किया और उत्पादन में आश्चर्यजनक तरीके से बढ़ोतरी हुई। जैसे ही लोगों ने अपने कानों को बहरा किया, उत्पादन में और वृद्धि होती है, उत्पादन और बढ़ता है। तो राजा ने फिर एक और हुक्म निकाल दिया कि लोग अपने अपने होठ छिलवा लें, क्योंकि बोलना उत्पादन में सदा से बाधक रहा है। उत्पादन बढ़ रहा है, इसलिए लोगों का मुंह बंद कर दिया जाए, क्योंकि बोलना हमेशा उत्पादन में बाधक रहा है। यदि व्यक्ति की जबान खुली रहेगी तो उसके विरुद्ध टिप्पणियां कर सकती है। इसलिए राजा इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए एक नया फरमान जारी करता है, आदेश जारी करता है कि सभी लोग अपने अपने होठों को सिलवा लें, अर्थात मौन हो जाएं। तो लोगों ने काफ़ी सस्ती दरों पर होठ सिलवा लिए। और फिर उन्हें पता लगा कि अब वो खा भी नहीं सकते, क्योंकि होठ तो उन्होंने सिलवा लिए, तो खाएंगे क्या, और नहीं खाएंगे तो जिएंगे कैसे। तो उनको विश्वास दिलाया गया कि खाना भी काम करने के लिए बहुत आवश्यक नहीं है। फिर धीरे धीरे उन्हें कई तरह की चीज़ें कटवाने और जुड़वाने से के हुक्म मिलते रहे।
आप ये कर लो, अब हाथ कटवा दो, अब ये कर लो। और प्रजा वैसे ही थी, सारे के सारे आदेशों की पालना करती रही। राजा दिन प्रतिदिन प्रगति करता रहा। जनता कोई बोलने वाली थी नहीं, देखने वाली नहीं थी, सुनने वाली नहीं थी और कुछ कह नहीं सकती थी। तो राजा की तो उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही। फिर एक दिन खैराती, रामू और छीनू ने सोचा कि आओ आंखें खोलकर तो देखें, हो क्या रहा है आखिर अपने राज्य में। अब तक अपना राज्य स्वर्ग हो गया होगा, क्योंकि किसी ने कुछ बोला ही नहीं, किसी ने कुछ देखा ही नहीं। तो अब तक तो जरूर कुछ ना कुछ स्थिति बदली होगी। उन तीनों ने आंखें खोली तो उन सबको अपने सामने राजा दिखाई दिया और वे एक दूसरे को नहीं देख सके, क्योंकि उनकी आंखें बंद थी। अब यहां पर जो बात कही गई कि उन्होंने जब आंखें खोली, उन तीनों ने जब आंखें खोली तो सबको अपने सामने राजा ही दिखाई दिया, वे एक दूसरे को नहीं देख सके। तो यहाँ पर ये बात पूछी कि उनको राजा ही दिखाई क्यों दिए। राजा ने लोगों को आंखें बंद रखने, कानों में पिघला हुआ सोना और शीशा डलवाने, होठ छिलवाने के आदेश दिए थे। तो ये एक प्रतीकात्मक वर्णन है कि जब शासक वर्ग जनता को अंधा, बहरा और गूंगा बना देता है और उसके ब्रेन वॉश कर दे, माइंड में उसके वही बातें भर दे, दिमाग में वही बातें भर दे, तो जनता वही देखती है, वही सुनती है और वही कहती है जिसके लिए उसे कहा जाता है। पूरी तरह से उसके दिमाग में यही चीजें डाल दी जाती हैं और उसे शासक वर्ग का ही ध्यान रहता है, खुद का ध्यान रहता ही नहीं है। इसलिए कहा कि एक दूसरे को तो उन्होंने देखा ही नहीं, जब आंखें खोलते हैं तब भी उनको राजा ही दिखाई देता है। खुद की क्या आवश्यकताएं हैं, खुद के क्या अधिकार हैं, इन सब की उनको परवाह ही नहीं थी, क्योंकि ये चीजें उनको दिख ही नहीं रही थी। उनके दिमाग को पूरी तरह से धो दिया गया था। ये बात स्थायी कर दी गई थी कि राजा ही सर्वोपरि है और वह मशीन की तरह जड़ हो जाती है बुद्धि, उसमें अपने आप निर्णय लेने की क्षमता नहीं रहती है और वह अपना विवेक खो बैठती है। यह स्थिति जनता के प्रति बहुत अन्यायपूर्ण होती है। खैराती, रामू और उसका मित्र छिद्दू, जो पात्र यहाँ पर दिए गए हैं, तीनों की भी यही स्थिति होती है और वो इसी स्थिति से गुजर करके राजा को ही ध्यान में रखते हैं और सब कुछ भूल चुके थे। ये बात इसी कथन के संदर्भ में कही गई है। तो अगली कहानी हम देखते हैं, चार हाथ, जो शीर्षक दिया गया है। एक दिन मिल मालिक के दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आया करते थे। एक मिल मालिक के दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आया करते थे। दिन भर ऐसे ऊट पटांग ख्याल उसके दिमाग में चलते रहते। उदाहरण के लिए लें कि कैसे ख्याल आते थे, तो जैसे सारा संसार मिल हो जाएगा, ये पूरा संसार ही एक दिन एक बड़ी सी मील होगा, सारे लोग मजदूर होंगे और वह उन सब का मालिक होगा। यह मिल में और चीज़ों की तरह आदमी भी बनने लगेंगे, या फिर इस प्रकार का ख्वाब लेता कि वो समय ज़्यादा दूर नहीं कि आदमी भी मिल में ही तैयार होने लगेंगे, तब मजदूरी भी नहीं देनी पड़ेगी, वगैरह वगैरह। इस प्रकार के और कई बेहुदा ख्याल उसके दिमाग में आते। एक दिन उसके दिमाग में ख्याल आया कि अगर मजदूरों के चार हाथ हो तो काम कितनी तेजी से हो और मुनाफा कितना ज़्यादा। ये ख्याल उसके दिमाग में आता है। लेकिन यह काम करेगा कौन, मजदूरों के चार हाथ लगाए कौन? उसने सोचा, वैज्ञानिक करेंगे, बड़े बुद्धिजीवी होते हैं ये लोग,
किसी भी चीज़ की खोज कर लेते हैं तो क्यों ना उनसे ये काम करवाया जाए और मजदूरों के 4 हाथ लगवाए जाएं। और फिर ये किस मर्ज की दवा है? इस प्रकार के नए आविष्कार करने का जिम्मा तो इन्हीं का होता है। और यही सोच करके उसने यह काम करने के लिए बड़े वैज्ञानिकों को मोटी तनख्वाह पर नौकरी के लिए रख लिया कि आप मेरे इस काम को पूरा कीजिए, मैं आपको मन चाही मुंह मांगी तनख्वाह दूंगा। और वे सभी नौकर हो गए जो बड़े बड़े वैज्ञानिक थे। कई साल तक शोध और प्रयोग करने के बाद वैज्ञानिकों ने कहा कि ऐसा असंभव है। वैज्ञानिकों ने खूब माथापच्ची की। अंततः उन्होंने निर्णय दिया कि इस प्रकार का काम कभी सफल नहीं हो सकता है कि एक आदमी के 4 हाथ हो जाएं। एक आदमी के 4 हाथ कैसे हो सकते हैं? मिल मालिक वैज्ञानिकों से नाराज हो गया, क्योंकि मालिक की इच्छा के अनुसार उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। उल्टा उन्होंने ये कहा कि ये असंभव है और ये काम सफल नहीं हो सकता है। तो मिल मालिक का नाराज होना स्वाभाविक था। जैसे ही अपेक्षानुकूल जवाब नहीं मिलता है, उसने उन्हें नौकरी से निकाल दिया और अपने आप इस काम को पूरा करने के लिए जुट गया कि ठीक है, आपसे नहीं होता है, आप नौकरी को छोड़िए, अब इस काम को मैं ही अंजाम दूंगा। अपने हिसाब से मुझे इसको पूरा करना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो मैं जानूंगा। उसने कटे हुए हाथ मंगवाए और अपने मजदूरों के फिट करवाने चाहे कि हमारी मेडिकल व्यवस्थाएं बड़ी तरक्की कर चुकी हैं, क्यों ना कटे हुए हाथ ला करके इन मजदूरों के 2-2 हाथ और लगवा दिए जाएं। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका। फिर उसने मजदूरों के लकड़ी के हाथ लगवाने चाहे, पर उनसे भी काम नहीं हो सका, क्योंकि लकड़ी के हाथ तो लग तो सकते हैं लेकिन वो काम नहीं करेंगे। फिर उसने लोहे के हाथ फिट करवा दिए, पर मजदूर मर गए। लोहे के हाथ फिट करवा दिए पर मजदूर मर गए। मजदूर कैसे मरे, क्या कारण रहा मजदूरों के मरने का, तो आप समझ सकते हैं कि जिस काम से मजदूर अपना पेट पाल रहे थे उसका स्थान मशीनों ने ले लिया। और मशीन जब मजदूर का स्थान ले लेती हैं तो मजदूर की जो कमाई है वो कम हो जाती है। आखिर एक दिन बात उसकी समझ में आ गई और उसने मजदूरी आधी कर दी और दुगने मजदूर नौकरी पर रख लिए। अब यहां से आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि 4 हाथ न लग पाने पर मिल मालिक की समझ में क्या बात समझ में आ गई? वो जी भर के भरसक प्रयास करता है कि मैं मजदूरों को 4 हाथ लगवाऊं, लेकिन वो 4 हाथ लगाने में असफल रहता है। तो उसको कौन सी बात समझ में आई? उसके ये बात समझ में आ गई कि जिस उद्देश्य से मैंने मजदूरों के 4 हाथ लगवाने का प्रयास किया, तो वो उद्देश्य तो पूरा नहीं हुआ, उल्टा उसके मजदूर मर गए। फिर उसने मजदूरी को आधी कर दिया और मजदूर दुगने कर दिए और नौकरी रख ली। ये बात उसके समझ में आ गई। अगली कहानी जो लघु कहानी दी गई है उसमें उसका शीर्षक है साझा। तो इसको हम देखते हैं कि हालांकि उसे खेती की हर बारीकी के बारे में मालूम था, लेकिन फिर भी वह डरा दिए जाने के कारण
अकेला खेती करने का साहस नहीं जुटा पाता था। किसान को सब कुछ पता होता है, लेकिन किसान को इस प्रकार से भयभीत कर दिया जाता है कि वो इतना साहस नहीं जुटा पाता है। इससे पहले वह शेर, चीते और मगरमच्छ के साथ साझे की खेती कर चुका था। अब उससे हाथी ने कहा कि अब वह उसके साथ साझे की खेती करे, क्योंकि हाथी बड़ा जानवर होता है और हाथी की भय से कोई उसकी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो हो सकता है कि किसान को उसका पूरा लाभ मिले। तो यहाँ पर जो बड़े बड़े जमींदार लोग हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं, धनाढ्य वर्ग है, वो किस प्रकार से इन किसानों का शोषण करता है, उस पर एक तीखा व्यंग्य इस प्रस्तुत कहानी के माध्यम से किया गया है। किसान ने उसको बताया कि साझे में उसका कभी गुजारा नहीं होता। साझे में जब भी खेती करता है उसका नुकसान ही होता है और अकेले वह खेती नहीं कर सकता, इसलिए वह खेती करेगा ही नहीं। और किसान ने निर्णय कर लिया कि अब मुझे खेती करनी ही नहीं है। हाथी ने उसे बहुत देर तक पट्टी पढ़ाई, ज्ञान दिया, समझाया और यह भी कहा कि उसके साथ साझे की खेती करने से यह लाभ होगा कि जंगल के छोटे मोटे जो जानवर हैं खेतों को नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे और तुम्हें पूरा लाभ होगा। इस चित्र में आप देख रहे होंगे, एक हाथी है और एक किसान है, दोनों अपनी फसल का बंटवारा कर रहे हैं। और बंटवारा किस प्रकार से कर रहे हैं, एक हिस्सा हाथी के मुंह में है, दूसरा छोर किसान के मुंह में। हाथी किसान को भी अपनी ओर खींचता जा रहा है, अर्थात किसान के हिस्से की जो कमाई है उसको भी ये धनाढ्य वर्ग अपने कोष में भरते जा रहे हैं और खेती की अच्छी रखवाली भी हो जाएगी। जब हाथी ने इस प्रकार का प्रस्ताव किसान के सम्मुख रखा तो किसान के दिमाग में ये बात बैठी कि बहुत बढ़िया बात कही है, कुछ ना कुछ तो इससे फायदा होगा। और किसान किसी न किसी तरह तैयार हो ही गया और उसने हाथी से मिलकर गन्ना बोया। हाथी पूरे जंगल में घूम करके डुग्गी पीट आया। ढोल पीटना, डुग्गी पीटना यानी सबको स्पष्ट बता देना कि गन्ने में उसका साझा है, इसलिए कोई जानवर खेत को नुकसान न पहुंचाए। और यदि कोई जानवर ऐसा करने की हिमाकत करे तो अच्छा नहीं होगा। किसान फसल की सेवा करता रहा, समय समय पर उसे खाद पानी देता रहा। फसल बढ़िया तैयार हो गई। जब गन्ने तैयार हो गए तो वह हाथी को खेत पर बुला लाया कि अपनी फसल तैयार है, अब फसल का बंटवारा कर लिया जाए। किसान चाहता था कि फसल आधी आधी बांट ली जाए, क्योंकि फसल साझे में की गई थी, इसलिए अपने साझेदार को उसका हिस्सा देने के लिए बुला लिया जाए। जब उसने हाथी से यह बात कही तो हाथी काफी बिगड़ा। हाथी को गुस्सा भी आता है कि आधी आधी क्या कर लेंगे अपने आप। हाथी ने कहा, अपने और पराये की बात मत करो, तेरी मेरी बात मत करो, ये छोटी बातें हैं और ये छोटी छोटी बातें हमारे संबंधों के बीच हमें शोभा नहीं देती। हम दोनों ने मिलकर मेहनत की थी, हम दोनों उसके स्वामी हैं। तो हाथी ने इस फसल को तैयार करने में कौन सी मेहनत की, कोई मेहनत नहीं की। लेकिन हाथी को लग रहा है कि यदि मैं मेहनत नहीं करता तो तुम्हारी ये फसल तैयार नहीं होती। तो हाथी की मेहनत ये थी कि उसने सबके सामने डुग्गी पीट करके लोग बाकी के जानवरों को ये चेतावनी दी थी कि दोबारा इस खेत में किसी प्रकार का यदि कोई नुकसान करेगा तो उसका जिम्मेदार वो स्वयं होगा।
इसलिए कहता है कि हम दोनों ने मेहनत की थी, हम दोनों ही उसके स्वामी हैं। तो आओ हम मिलकर गन्ने खाएं, पहले अपनी इस तैयार फसल का स्वाद तो ले लें। किसान के कुछ कहने से पहले ही हाथी ने बढ़कर अपनी सूंड में एक गन्ना तोड़ लिया और किसान से कहता है कि आओ खाएं, अब इस गन्ने को खाकर देखते हैं। गन्ने का एक छोर हाथी की सूंड में था और दूसरा आदमी के मुंह में। जैसे ही हाथी ने गन्ना खाने का प्रयास किया, शुरू किया, गन्ने के साथ साथ आदमी हाथी के मुंह की तरफ खींचने लगा, तो उसने गन्ना छोड़ दिया। हाथी ने कहा, देखो हमने एक गन्ना खा लिया। आदमी ने छोड़ दिया। सारा गन्ना किसके पेट में गया? हाथी के पेट में। किसान को कुछ नहीं मिला और हाथी का जवाब था कि हमने एक गन्ना खा लिया। इसी तरह हाथी और आदमी के बीच साझे की खेती बट गई। एक एक करके हाथी ने सारी फसल को चट कर लिया और किसान को कुछ भी नहीं मिला। यही स्थिति वर्तमान में किसानों के साथ जो धनाढ्य वर्ग है, जो जमींदार वर्ग है, वो कर रहा है। किसान को उसकी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा है, उसकी पूरी फसल पर कब्जा कर लिया जाता है, उसको हड़प कर लिया जाता है। तो ये इस प्रकार की व्यवस्थाओं को लेकर के व्यंग्य किया गया है। यहाँ पर इस पाठ्य पुस्तक के कुछ प्रश्नों पर एक बार विचार कर लेते हैं। तो पहली जो कहानी दी गई है शेर शीर्षक से, इसमें प्रश्न दिया गया है पहला कि लोमड़ी स्वेच्छा से शेर के मुंह में क्यों चली जा रही थी। लोमड़ी वैसे चालाक जानवर होता है, लेकिन चालाक होते हुए भी वो इस झांसे में आ गई। उसको ये विश्वास दिला दिया गया था कि शेर के मुंह में रोजगार का दफ्तर है, वो वहां अंदर जाएगी, दरख्वास्त देगी और शीघ्र ही उसे नौकरी मिल जाएगी। और इसी चाह में वो शेर के मुंह की ओर चली जा रही थी और अंदर चली जाती है। दूसरा देखिए, कहानी में लेखक ने शेर को किस बात का प्रतीक बताया था? व्यवस्था का प्रतीक। कहानी में लेखक ने शेर को किसका प्रतीक बताया? व्यवस्था का प्रतीक। कैसी व्यवस्थाएं हैं हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसका जवाब भी हम बहुत सुंदर तरीके से दे सकते हैं। व्यवस्था होती है सत्ता की, और सत्ता प्रजा को अपने ढंग से चलाती है। जनता उसका विरोध नहीं करती, और जब व्यवस्था का विरोध करती है जनता, तो उसके परिणाम उसको भोगने पड़ते हैं, जैसा कि लेखक के साथ होता है। लेखक ने जब ये पूछा कि क्या वास्तव में इसके अंदर रोजगार का कार्यालय है, तो उसके कर्मचारियों ने, स्टाफ ने ये बताया कि हाँ बिल्कुल सही है। तो लेखक ने पूछा इसका प्रमाण क्या है? तो प्रमाण का जैसे ही जिक्र आता है, उन्होंने शेर खड़ा होता है और दहाड़ करके लेखक की ओर लपकता है। तो ऐसा ही हाल है व्यवस्था में। यदि प्रजा व्यवस्था के अनुरूप नहीं चलती है और व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाना चाहती है, तो व्यवस्था उस आदमी को ही हड़प कर जाती है। तीसरे प्रश्न पर विचार कीजिए। शेर के मुंह और रोजगार के दफ्तर के बीच क्या अंतर है? प्रस्तुत कहानी के आधार पर यदि हम बात करें, तो शेर के मुंह के अंदर जो रोजगार है वो वास्तविक है, वो सच्चा है, और जो बाहर दफ्तर लिखा हुआ है, कार्यालय खुला हुआ है, वो मिथ्या है, वो भ्रम मात्र है। वहां पर किसी को कोई रोजगार नहीं मिलता है। यदि वास्तव में किसी को रोजगार चाहिए तो शेर के मुंह में उसको जाना ही पड़ेगा। प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण है विश्वास। कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न भी दिया है और कहानी के दौरान भी मैंने इस प्रश्न को स्पष्ट करने का प्रयास किया था। आपके ध्यान में हो तो कोई बात नहीं, हम इस प्रश्न पर पुनः एक बार रोशनी डालते हैं, समझते हैं कि जब लेखक ने यह पूछा कि शेर के मुंह के अंदर रोजगार का दफ्तर है, इसका प्रमाण क्या है, तो शेर के ऑफिस के पास काम करने वाले जो लोग थे, उन्होंने बताया कि विश्वास ही इसका प्रमाण है। कि प्रमाण क्या है ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी है विश्वास करना। कि शेर हिंसक होता है, लेकिन हिंसक होने के बावजूद भी उसके मुंह में जाने वाला कोई भी जीवित नहीं रह सकता है।
फिर भी जानवरों को ये विश्वास दिलाया जाता है कि उसके अंदर जाकर के हरी घास का मैदान मिल सकता है, रोजगार के कार्यालय मिल सकते हैं, उन्हें स्वर्ग जैसी सुविधाओं का भोग मिल सकता है। ये सभी विश्वास उनको दिलाए जाते हैं, किंतु विश्वास मानने की चीज़ होती है, प्रमाण दिखाई दे जाता है। विश्वास करने वाला तो आगे चलकर ही वास्तविकता से परिचित होता है, और आज का सत्ताधारी वर्ग भी लोगों को विश्वास दिला करके उसका शोषण करता जा रहा है। प्रस्तुत कथन के माध्यम से लेखक यही बात स्पष्ट करना चाहता है। पहचान कहानी की यदि बात करें तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, राजा ने जनता को हुक्म क्यों दिया कि सब लोग अपनी आंखें बंद कर लें? तो राजा ने जनता को आंखें बंद करने का हुक्म इसलिए दिया कि जनता देख नहीं सके कि राजा क्या करता है। राजा जो करता है, अर्थात राजा की मनमानी को जनता देख नहीं सके, इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने आंखें बंद करने को कहा। दूसरा यदि कारण हम देखना चाहें तो इसलिए भी आंखें बंद करवा दी कि ताकि लोग इधर उधर न देखकर सिर्फ काम में ही लगे रहें और ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके। तीसरी यदि बात करें तो इसलिए भी राजा ने जनता को आंखें बंद करने के लिए कहा कि आंखें बंद रखने से शांति का अनुभव होता है, इसलिए आंखें बंद रखना जरूरी है। दूसरे प्रश्न पर विचार कीजिए, आंखें बंद रखने और आंखें खोलकर देखने के क्या परिणाम निकले? पहले लोग आंखें खोले रखते थे और राजा के आदेश से वे आंखें बंद कर लिए। इसका परिणाम ये हुआ कि पहले की तुलना में बहुत अधिक उत्पादन और पैसा आने लगा। दूसरा परिणाम यह हुआ कि लोग बाद में आंखें खोलने पर भी एक दूसरे को नहीं देख सके, मतलब उनमें घनिष्ठता, एकता नहीं रह पाई थी, फिर भी उनको राजा ही दिखाई दे रहा था। तीसरे प्रश्न पर बात करें कि राजा ने कौन कौन से हुक्म निकाले, सूची बना करके आप उनको बता सकते हैं। राजा ने अलग अलग हुक्म निकाले, पहले आंख बंद करवाना, फिर कान में पिघला हुआ शीशा डलवाना, फिर सस्ते दरों पर होठ सिलवा लेना, और भी इसके बाद कई चीज़ें निकली। तो इनके अर्थ क्या हैं, इनके माध्यम से तो सूची बनाए और इनके निहितार्थ बताइए, किस किस अर्थ में ये प्रयुक्त हुए हैं। तो आंखें बंद करना मतलब लोग राजा की करतूतों को नहीं देख पाए, मिलने जुलने, पहचान बढ़ने में समय बर्बाद नहीं करें, संगठित होकर विरोध भी नहीं कर सकें और काम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय दे पाएँ, इसलिए उनकी आंखें बंद करवा दी। ये इसका गूढ़ अर्थ है। तो लोगों ने अपने कानों में पिघला हुआ शीशा डलवा लिया, इसमें निहितार्थ क्या है कि इससे लोग विपक्षी आदि के भटकावे में नहीं आएंगे। जब उनके कानों में कुछ सुनाई ही नहीं देगा तो वो दूसरों के द्वारा कही गई बातों को नहीं समझ पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे, तो भड़केंगे नहीं और सत्ता का विरोध करने का प्रयास कभी नहीं कर सकते। तीसरा जो दिया कि अपने अपने होठ सिलवा लें, क्योंकि बोलना उत्पादन में सदा से बाधक रहा है। इसका क्या अर्थ है कि बातें करने से ध्यान तो बढ़ता ही है और काम में भी बाधा आती है। लोग मुंह से सत्ता का विरोध भी नहीं कर पाएंगे, सत्ता के विरुद्ध आवाज बुलंद नहीं कर पाएंगे, और जो शासन व्यवस्था है मन मर्जी से अपना शासन चला सकती है। चौथे प्रश्न पर विचार कीजिए, जनता राज्य की स्थिति की ओर से आंखें बंद कर ले तो उसका राज्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, स्पष्ट कीजिए। तो राज्य करने वालों की इच्छा यही रहती है कि वे अपना और अपने लोगों का अधिकाधिक हित करें। जनता के खिलाफ होने के डर से ही सत्ताधारी जनता के हितों की ओर ध्यान देते हैं। यदि जनता राज्य की ओर से आंखें बंद कर ले तब तो राज्य करने वाले मनमानी करेंगे, राज्य में अन्याय, अत्याचार और जनता की भलाई के कार्यों की
और भली प्रकार से ध्यान नहीं दे पाएगी और पूरे की पूरे राज्य की जो स्थिति है वो खराब हो जाएगी। पांचवें प्रश्न पर एक बार आप विचार करें। तो पांचवा प्रश्न दे रखा है, खैराती, रामू और छिद्दू ने जब आंखें खोली तो उन्होंने अपने सामने राजा ही क्यों दिखाई दिया, खुद क्यों नहीं दिखाई दिए। कि राजा ने लोगों की आंखें बंद रखने, कानों में पिघला हुआ शीशा डालने, होठ छिलवाने जैसे आदेश दिए, ये सभी प्रतीकात्मक वर्णन है। इसका मतलब है कि जब शासक वर्ग जनता को अंधा, बहरा और गूंगा बना देता है तो उनके दिमाग में पूरी तरह से ये बात भर देता है और उसके पश्चात जनता जो कुछ देखती है, सुनती है, महसूस करती है, उसको जो कुछ कहा जाता है उसको सिर्फ शासक वर्ग का ही ध्यान रहता है, बाकी किसी का ध्यान नहीं रहता है। वह मशीन की तरह जड़ हो जाती है उसकी बुद्धि, उसमें स्वयं का निर्णय लेने की कोई क्षमता नहीं रहती है, वह अपनी पहचान खो बैठती है और यह स्थिति जनता के प्रति बहुत ही अन्यायपूर्ण होती है। और ऐसा ही इनके साथ भी होता है। जब तीनों आंखें खोलकर देखते हैं तो आंखें खोलने के बाद भी इनको सिर्फ राजा ही दिखाई देता है, अर्थात राजा की ही स्थिति पर वो गौर करते हैं। स्वयं की क्या हालत है, आपस के उनके घनिष्ठ जो संबंध थे वो के कहाँ छिन्न भिन्न हो गए, उसकी तरफ इनको किसी प्रकार का ध्यान नहीं रहता है। अगली जो कहानी दी गई है, चार हाथ, इस कहानी के आधार पर यदि हम इसकी विषय वस्तु की बात करें तो मजदूरों को चार हाथ देने के लिए मिल मालिक ने क्या किया और उसका क्या परिणाम निकला। मिल मालिक ने क्या किया, मजदूरों को चार हाथ देने के लिए सस्ते ऊंचे दामों पर उन्होंने बढ़िया वैज्ञानिक रखे, लेकिन वैज्ञानिक इस काम में नाकामयाब रहे, असफल रहे, तो उन्होंने वैज्ञानिकों को हटा दिया और इस काम को खुद अंजाम देने का प्रयास किया। उसने पहले लकड़ी के हाथ लगवाए लेकिन वो काम नहीं किए, लकड़ी के हाथ पहले कटे हुए हाथ लगवाने का प्रयास किया, वो नहीं काम दिए। उसने लकड़ी के हाथ लगवाने का प्रयास किया, वो भी कामयाब नहीं हुए। तो राजा ने, तो मिल मालिकों ने मजदूरों के लोहे के हाथ फिट करवा दिए, इससे मजदूर मर गए। चार हाथ नहीं लग पाने पर मिल मालिक की समझ में क्या बात आ गई, उसकी मिल मालिक की समझ में ये बात आ गई कि ऐसा करने से मिल मजदूर मर रहे हैं, तो उसने तनख्वाह आधी कर दी और मजदूरों की संख्या दुगनी कर दी। अब उसके उत्पादन में और ज़्यादा वृद्धि हो रही थी। साझा जो कहानी दी गई, इसके यदि प्रश्नों की बात करें तो साझे की खेती के बारे में हाथी ने किसान को क्या बताया। हाथी ने किसान से कहा कि वह उसके साथ साझे में खेती करे तो उसे लाभ ही लाभ होगा, उसको कोई नुकसान नहीं होगा। लाभ यह होगा कि जंगल के छोटे मोटे जानवर खेतों को नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे और खेती की अच्छी रखवाली भी हो जाएगी और पैदावार भी अच्छी होगी। यही उसके सामने ऑफर रखता है। हाथी ने खेत की रखवाली के लिए क्या घोषणा की, उसने सारे जंगल में यह डुग्गी पिटवा दी कि गन्ने के खेत में उसका भी साझा है, इसलिए कोई भी जानवर खेत को नुकसान पहुंचाने नहीं जाए। यदि नुकसान किया तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। ये बात हाथी ने पूरे जंगल में कहलवा दी। आधी फसल हाथी ने किस तरह बांटी, कहानी के अंत में आपने देखा होगा कि किसान ने तो फसल तैयार होने पर हाथी को बुलाकर कहा था कि फसल आधी आधी बांट ली जाए। तो हाथी ने कहा कि अपने पराये की बात मत करो, हम दोनों ने मिलकर मेहनत की थी, हम दोनों ही उसके स्वामी हैं, मालिक भी दोनों ही हैं, आओ हम दोनों मिलकर के गन्ने खाएं। तो हाथी ने अपनी सूंड से एक गन्ना तोड़कर उसका एक छोर अपने मुंह में रख लिया और दूसरा छोर आदमी के मुंह में दे दिया। गन्ने के साथ साथ आदमी भी हाथी की सूंड की तरफ खींचने लगा, तो उसने गन्ना छोड़ दिया और इस तरह सारे गन्ने हाथी के हिस्से में आ गए।
यही स्थिति वर्तमान किसानों की है। उनके हिस्से में कुछ नहीं आता है, उनको इसी प्रकार से शोषण उनका किया जाता है। अब जो तीनों कहानियां दी गई, इसमें से यदि हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें और पूछे कि गधे को कौन सा भ्रम था कि वह शेर के मुंह की ओर जा रहा था। शेर हिंसक जानवर होता है, यह बात सभी जानवर जानते हैं, फिर भी गधा अपनी इच्छा से शेर के मुंह में जा रहा था, क्योंकि उसको यह विश्वास दिला दिया गया था कि वहाँ हरी घास का एक बहुत बड़ा सा मैदान है और वह वहाँ पर बहुत आराम से रह सकेगा, उसे खाने के लिए खूब सारी घास मिलेगी। और यही सोच करके गधा हाथी के मुंह की ओर बढ़ता ही चला जा रहा था। अब बात करें कि शेर द्वारा जानवरों को शिकार न किए जाने का कौन सा फरमान जारी करता है। लेखक को बाद में सुनने को क्या मिला कि शेर तो हिंसक और शिकार करने वाला जानवर होता है, फिर भी वह शिकार नहीं कर रहा था। इसका कारण लेखक को बाद में सुनने को मिला। उसने सुना कि शेर अहिंसा और अस्तित्ववाद का जबरदस्त समर्थक है, इसलिए वह जंगली जानवरों का शिकार नहीं करता है, बल्कि जानवर स्वयं उसके बहकावे में आकर के अपने आप उसके पेट में जा रहे हैं। क्या वास्तव में शेर के पास कोई ऑफिस था? शेर तो अपनी आंखें बंद किए पड़ा था, जंगल के जानवर उसके खुले मुंह में स्वेच्छा से जा रहे थे। उन्हें यह बताया गया था कि वहाँ हरी घास का मैदान है, रोजगार का दफ्तर है, स्वर्ग जैसी सुविधाओं का सुख भोग है, और यही सोच करके वो एक के बाद एक उसमें जा रहे थे। पहचान कहानी की यदि बात करें तो पहचान कथा आज के सत्ताधारियों पर कहां तक चरितार्थ होती है, इस बात को आप स्पष्ट कर सकते हैं और प्रस्तुत कहानी के आधार पर आप इसका जवाब भी दे सकते हैं। अंग्रेज शासकों के बारे में तो यह कहा जाता है कि वे भारत में अपने शासन को निरापद बनाए रखने के लिए फूट डालो और राज्य करो की नीति अपनाते थे। लेकिन आज के सत्ताधारी नहीं चाहते कि जनता संगठित होकर उनकी नीतियों, उनके शोषण आदि का विरोध करे। पहचान कथा में राजा लोगों से आंखें बंद रखने, कानों में पिघला हुआ शीशा डलवाने, होठ छिलवाने के लिए कहता है, और आज के सत्ताधारी भी चाहते हैं कि जनता उनके कारनामे न जान पाए और उनका विरोध करने की स्थिति में ही न रहे। तो चार हाथ कहानी के आधार पर यदि हम बात करें कि चार हाथ कहानी के माध्यम से यह कथा आज के मिल मालिकों पर कहां तक चरितार्थ होती है, तो उपरोक्त कहानी से आज के मिल मालिकों की प्रवृत्ति की झलक मिलती है। कहानी में वर्णित मिल मालिकों की तरह अन्य मिल मालिक भी यही चाहते हैं कि उनकी मिलों का विस्तार हो, उन्हें बहुत बड़ी संख्या में मजदूर मिलें और एक एक मजदूर एकाधिक मजदूर की बराबर काम करे, एक एक मजदूर एक से अधिक मजदूर का जितना काम करे, ताकि ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सके। मिल मालिक मजदूरों के हितों को ध्यान में न रखकर सिर्फ अपने ही हित को देखते हैं, और ये बात प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक स्पष्ट करना चाहता है। तो आज के मिल मालिकों की बिल्कुल वास्तविक स्थिति को चरितार्थ करती है ये कहानी। जो तीसरी कहानी दी, चौथी कहानी दी गई है साझा। तो साझा कहानी में किस पर व्यंग्य किया गया है, पूरी कहानी को हम परिचय के दौरान भी आपको बताएं, तो अब पुनः एक बार मैं इस कहानी के मूल व्यंग्य पर अपनी राय देना चाहूँगा। तो जो कहानी दी गई जिसमें साझा शीर्षक से, इसमें पूंजीपतियों और प्रभुत्व वाले व्यक्तियों पर व्यंग्य किया गया है। वे किसान जैसे लोगों को साझेदारी के लाभ बतलाकर उन्हें अपनी बातों में फंसा लेते हैं और फिर चालाकी से उसका शोषण करते हैं, जैसा हाथी के द्वारा किया जाता है।
यही पूंजीपति जैसे लोगों पर व्यंग्य किया गया है। किसान मेहनत करते हैं, फसल समर्थ लोग हड़प लेते हैं, हर पूंजीपति अपने ढंग से उन्हें ठगने का प्रयास करता है। यही इस कहानी का मूल व्यंग्य है। तो ये थी आज की अपनी कक्षा। मैं लक्ष्मीकांत शर्मा। आज की इस कक्षा में सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ, एक नए साहित्यकार की नए सृजन के साथ। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज की इस कक्षा से विदा लेता हूँ। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो। धन्यवाद मित्रों।